Hello everyone, in this video we will see complete solution of real analysis of part B. Question number 26 is let f be a twice continuously differentiable function with f of 0 is equal to f of 1 equal to f dash at 0 is equal to 0. Then these are the options. इस क्वेश्चन में हम रोल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द स्टेटमेंट इज़ let f be a continuous function on closed and bounded interval and differentiable function on open interval ab. Suppose f at a is equal to f at b. ये टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है. f at a is equal to f at b. Then there exists a point c in between ab such that f dash at c is equal to 0. ठीक है. अब जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है वो ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है. तो मतलब जो f है वो कॉन्टीन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है ऑन रियल लाइन. ठीक है. अब हमें ये देखना है कि f एट a इज इक्वल टू f एट b कैसे है, तभी हम रोल्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है f एट 0 इज इक्वल टू f एट 1. तो अब हम a की जगह पे 0 का यूज़ करेंगे और b की जगह पे 1 का यूज़ करेंगे. तो f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन close interval 0 1 and differentiable on open interval 0 1. Suppose f at 0 is equal to f at 1 there which is 0 question में. Then there exists a point c in between 0 and 1 such that f dash at c is equal to 0. ठीक है. तो हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया 0 1 के बीच में, जो टर्मिनल पॉइंट है उनके बीच में, सच दैट f dash at c is equal to 0. ठीक है. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे रखी है कि f डैश एट 0 भी 0 है और रोल्स थ्योरम की हेल्प से हमें ये निकाल लिया कि f डैश एट c इज इक्वल टू 0. तो मतलब f डैश एट 0 इज इक्वल टू f डैश एट c. अब क्वेश्चन में हमें देखा है कि जो फंक्शन है वो ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है. ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन तो f तो कॉन्टीन्यूस और डिफरेंशिएबल था ही, जो f डैश है वो अगेन कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है. तो अगेन हम रोल्स थ्योरम की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि दो पॉइंट हमें मिल गए f डैश एट 0 एंड f डैश एट c. अगर हम टर्मिनल पॉइंट 0 और c को ले लें तो अगेन रोल्स थ्योरम की हेल्प को अप्लाई कर सकते हैं. तो फंक्शन f डैश इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 क्लोज इंटरवल 0 c एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 c and f dash at 0 is equal to f dash at c. Then there exists a point such that this f double derivative is equal to 0. So there exists a point c dash in 0 and c such that f double derivative at that point is 0. ठीक है. ये क्यों है? क्योंकि फंक्शन हमें ट्वाइस कॉन्टीन्यूसली डिफरेंशिएबल दे रखा है. एक बार तो हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई करी f पे, दूसरी बार रोल्स थ्योरम अप्लाई करी f डैश पे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक पॉइंट की सर्टेनिटी तो मिल गई कि हाँ एक पॉइंट तो पक्का ऐसा रियल लाइन में लाई करता है सच दैट जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उस पर 0 आएगा. ठीक है. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3 है उसमें भी यही बोले देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट x सच दैट f डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज 0. इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो सही चला जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. Let A is a closed subset of R, A is non-empty and not equal to R, then A is, these are the options. इस क्वेश्चन को हम बाय डिस्कार्ड ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे. हम जो ऑप्शन गलत है उनको डिस्कार्ड करेंगे एग्जाम्पल लेके. तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है कि द क्लोजर ऑफ इंटीरियर ऑफ A इज इक्वल टू A. तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए हमने A को लिया है Q के इक्वल. ठीक है. क्वेश्चन में दे रखा है जो A है वो क्लोज सेट है. तो A इज़ क्लोज सेट विच इज़ नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू R. तो सबसे पहले इसका इंटीरियर लेंगे. इंटीरियर लिया तो Q का इंटीरियर फाई आता है तो फाई आ गया. अब इसका क्लोज़र लेना है अगेन, इंटीरियर ऑफ एंड अगेन क्लोज़र. तो फाई का जब क्लोज़र लेंगे तो अगेन हमें फाई मिलने वाला है विच इज़ नॉट इक्वल टू A क्योंकि A हमने Q लिया था. ठीक है. तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग चला गया. अब हम ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं. ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला है कि A इज़ काउंटेबल सेट. तो ऑप्शन नंबर सेकंड को डिस्कार्ड करने के लिए A को ले लिया क्लोज इंटरवल 0 1. दिस इज़ अगेन क्लोज सेट विच इज़ नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू R, बट दिस इज़ अनकाउंटेबल सेट. तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी रॉन्ग चला जाएगा. ऑप्शन नंबर थर्ड में बोला है कि A इज़ कॉम्पैक्ट सेट.
तो इसको अगेन डिस्कार्ड करेंगे। इसको डिस्कार्ड करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया है क्लोज इंटरवल 0 to infinity। एज वी नो इन रियल लाइन a subset of R is compact if and only if A is closed and bounded, if and only if condition है ये। तो ये जो सेट है ये क्लोज तो है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये कॉम्पैक्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी रॉन्ग चला जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, क्योंकि 4, 2, 3 हमने डिस्कार्ड कर दिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Next question is question number 29. Let f be a continuous function on closed interval 0 to infinity. Which of the following is correct? These are the options. क्वेश्चन को भी हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या कहा गया है, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x नोट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to infinity सच दैट f x नोट f applied on x naught is equal to x naught, मतलब देर एग्जिस्ट अ फिक्स पॉइंट इन क्लोज इंटरवल 0 to infinity। तो इस ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, क्योंकि फंक्शन में हमें क्वेश्चन में हमें कॉन्टीन्यूस फंक्शन के बारे में बोला गया है, तो हमें कॉन्टीन्यूस फंक्शन लेना होगा। तो हमने कॉन्टीन्यूस फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, सो दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। पर इस फंक्शन का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है इन क्लोज इंटरवल 0 to infinity, जैसा कि ऑप्शन में बोला गया है। तो हम मान लेते हैं कि इसका फिक्स पॉइंट नहीं है, तो इसे चेक करने के लिए मान लेते हैं कि इसका फिक्स पॉइंट है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वन विच इज़ इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमें ऑब्टेन हुआ 1 इज इक्वल टू 0 विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब जो ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल 0 to infinity, इसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है इस इंटरवल में, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो रॉन्ग चला जाएगा। अब हम ऑप्शन नंबर 3 को डिस्कार्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इफ़ f हैज़ अ फिक्स पॉइंट देन इट इज़ यूनिक। मतलब कि अगर कॉन्टीन्यूस फंक्शन का कोई फिक्स पॉइंट हुआ तो उसे यूनिक होना पड़ेगा, अगर हुआ तो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ऑब्वियसली दिस इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 to infinity एंड दिस हैज़ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट्स। तो फिक्स पॉइंट है लेकिन यूनिक नहीं है, तो अगेन ऑप्शन नंबर 3 डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कार्ड करने के लिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोला गया है, एफ डज नॉट हैव फिक्स पॉइंट अनलेस इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल 0 to infinity। मतलब फंक्शन के पास फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो, ठीक है। हमें ये तो पता है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन मैंने बनाया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 एंड दिस इज़ 2 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज़ फ्रॉम 1 to 2 एंड 0 एक्स ग्रेटर देन 2। तो इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो ये बनेगा, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन बट दिस इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, ठीक है। 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे फिक्स पॉइंट हैं, ये तो हमें पता चल ही रहा है। मतलब क्लोज इंटरवल 0 to 1 दिस हैज़ अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फिक्स पॉइंट। ये कॉन्टीन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी फिक्स पॉइंट है। लेकिन ऑप्शन में बोला गया था कि फिक्स पॉइंट नहीं होंगे अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, तो ये डिफरेंशिएबल तो नहीं है पर इसके फिक्स पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। Question number 30 is limit n tends to infinity of this term and these are the options। इस क्वेश्चन में हमें इस टर्म की लिमिट निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर टर्म को रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने का पर्पज़ क्या है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। तो हर टर्म को रैशनलाइज कर दिया, तो डिनोमिनेटर में हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। तो वहाँ से हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें मिलेगा 2 माइनस 4, अगेन यहाँ पे मिलेगा 4 माइनस 6 और यहाँ पे मिलेगा 2n माइनस 2n
-1, ठीक है। तो यहाँ से डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी हमें -2 मिल रहा है, इस टर्म में भी -2 मिल रहा है और यहाँ पे भी -2 मिल रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर की हर टर्म में -2 है, तो हम -2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लिया। अब जो न्यूमरेटर है उन टर्म्स को लिख दिया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है कि टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। यहाँ पे -√4 है, यहाँ पे +√4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो हमारे पास एंड रिजल्ट बचेगा वो क्या है, √2 माइनस दिस टर्म, ठीक है। इसको जब -1/2√10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म गोज़ टू 0, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस टर्म गोज़ टू 0। हमारे पास क्या बचा है, 1/√10, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा ट्रू चला गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ हमें रैशनलाइज करना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 इज फॉर अ पॉइंट इन आर स्क्वेयर विच इज़ नॉट origin, let theta be a unique real number lying in -pi to +pi, and x is r cos theta and y is r sin theta, where r is this and the resulting function theta is defined from r square except origin to r, and these are the options. इस क्वेश्चन में हम थीटा फंक्शन के बारे में बताना है। थीटा इज़ एंगल जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स में स्विच होते हैं, तो ठीक है। थीटा इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर स्क्वेयर एक्सेप्ट ओरिजन टू आर, एंड थीटा लाइज फ्रॉम -pi to pi, तो इसका मतलब थीटा इज़ अ बाउंडेड फंक्शन, ये तो पता चल गया। अब हमें थीटा की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो लिमिट निकालेंगे। जब भी हम आर स्क्वायर में होते हैं तो लिमिट मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, ये ज़्यादा इजी होता है प्रूव करना। जब भी हम किसी भी पॉइंट पे लिमिट चेक करते हैं तो हर पाथ से लिमिट सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे सबसे पहले चेक करते हैं। तो हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया -1, 0, तो इस पॉइंट पे जब हम थीटा फंक्शन की लिमिट निकालेंगे वो हर पाथ से सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हम दो पाथ्स का यूज़ कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब इस पाथ से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करेंगे इस पॉइंट की तरफ, तो जो थीटा फंक्शन है वो एंगल बन जाएगा पाई। लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस पाथ की तरफ हम जाएंगे इस पॉइंट पे, तो हमारी लिमिट आएगी -पाई। तो दो अलग अलग पाथ यूज़ करने पे फंक्शन की लिमिट अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मतलब फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन एनी पॉइंट ऑफ नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है। तो फंक्शन इज़ बाउंडेड बट नॉट कॉन्टिन्यूस, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इज let Sn be a sequence summation k from 1 to n 1/k, which of the following is true? These are the options. इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक इनइक्वालिटी यूज़ हो रही है, बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी है, बार्टले की बुक में दी हुई है। तो अगर जिसको इनइक्वालिटी याद है वो तो डायरेक्ट टिक कर देगा। तो हम उस इनइक्वालिटी का प्रूफ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने ऑप्शंस में लिख रखा है s2⁻n। हमें जो सीक्वेंस दे रखी है क्वेश्चन में वो ये दी हुई है, ठीक है। एंड दिस इज़ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज़, ठीक है। और हमें पता है दिस सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो अनबाउंडेड हो गई। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ है वो तो डायरेक्टली डिस्कार्ड हो जाएंगे। फर्स्ट और थर्ड में प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट में डायरेक्ट इनइक्वालिटी है, तो उस इनइक्वालिटी का हम प्रूफ करने लगे हैं। तो s2⁻n लिखा हमने, तो s2⁻n इसको एक्सपैंड कर दिया हमने, ठीक है। इनइक्वालिटी के लिए दिस टर्म इज़ ग्रेटर देन 1 + 1/2। एज वी नो दैट 3 इज़ लेस देन 4, देन 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4। तो यहाँ पे हमने लिखते हैं 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4, तो 1/4 की जगह 1/4 ही लिख लिया। अगेन अब इन चार टर्म्स को लेंगे, 5 इज़ लेस देन 8, अगेन 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/8, तो 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/8। इसी तरह ये चार टर्म्स लिख दी एंड सो ऑन। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमने 2 टर्म चूज़ की, फिर 4 टर्म चूज़ कर रहे हैं। इस तरह हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी टर्म चूज़ करनी है? तो देखो
टू रेज टू पावर की फॉर्म में जो नंबर हैं, जैसे टू रेज टू पावर 2 4 होता है ना, तो 4 का हाफ कितना होगा 2, तो हमें 2 टर्म्स को लेना है। अब हमारे पास फिर यहाँ पे हम 8 का यूज़ कर रहे हैं, तो 8 का हाफ हो गया 4 टर्म्स को ले रहे हैं। अगर 16 होता तो 16 का हाफ हो गया 8 तो मतलब हम 8 टर्म्स को लेंगे साथ में। अब यहाँ पे 2 रेज टू पावर n है, 2 रेज टू पावर n का हाफ क्या होता है 2 रेज टू पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर n माइनस टर्म्स हम साथ में लेंगे एक साथ। तो ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम इसको ऐड कर देंगे जो सेम टर्म्स हैं। सो दिस इज़ अगेन ग्रेटर देन 1 को हमने हटा दिया तो दिस इनइक्वालिटी आ गई 1/2। अब इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 2 टर्म्स हैं तो 2 डिवाइड बाई में 4 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 2 प्लस अगेन 4 टर्म्स हैं तो 2 रेज टू पावर 2, 8 को लिख दिया 2 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जब हम ईच टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1/2 ही मिलेगा। ये 1/2 है, अगेन ये 1/2 मिल गया, ये 1/2, तो ये 1/2 मिल गया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 1/2 तो हमने कॉमन ले लिया, हमें ये पता होना चाहिए कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है, तो वो यहाँ से पता चलेगा। जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 3 4 अप टू n तक, तो इसका मतलब n टर्म्स है हमारे पास, तो n/2 आ गया। तो इसका मतलब s2 रेज़ टू पावर n इज़ ग्रेटर देन n/2। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही चला गया। इस इनइक्वालिटी को आप याद कर लो, ये बहुत ही फेमस इनइक्वालिटी है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही चला गया यहाँ से।